Hello everyone. Welcome to my law classes for AS level students. I'm your tutor Oवैस मिर्चावाला for this course. आज की इस क्लास में हम ए लेवल्स लॉ के कोर्स से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे कि स्टूडेंट्स को ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एट ए लेवल्स क्यों ऑप्ट करना चाहिए, इस कोर्स का पेपर स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है, हमारी स्टडी अप्रोच क्या रहेगी और वो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका एक स्टूडेंट को ख्याल रखना है अगर वो ए लेवल्स लॉ में ए ग्रेड हासिल करना चाहता है। ये तमाम और बहुत सारी डिस्कशन हम आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में रखेंगे विच इज इन रिलेशन टू लॉ कोर्स फॉर एएस लेवल। बट इस तमाम डिटेल में जाने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। आई एम ओवैस मिर्चावाला और मैं लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं फॉर मोर देन 15 ईयर्स और मैं इस सब्जेक्ट ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहा हूं, लॉ के स्टूडेंट्स को ऑफर करता हूं एंड आई ऑल्सो टीच law subject in chartered accountancy. So a vast and a diverse experience of teaching this law subject and along with academic experience, मेरा एक बहुत बड़ा practical exposure भी रहा है। तो ये कोर्स जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा तो it is not just reviewing the book, इसमें मैं आपको with practical examples, with real cases चीज़ें illustrate करा रहा हूँगा। तो एक बड़ी interesting discussion रहेगी during this course। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते भी होंगे, एक अरसे से मैं ए लेवल्स लॉ पढ़ा रहा हूं और इसके साथ साथ मैं कैम्ब्रिज का सर्टिफाइड ट्रेनर हूं फॉर दिस कोर्स। इसकी जो ट्रेनिंग्स हैं कैम्ब्रिज की फॉर टीचर ट्रेनिंग रिसोर्सेज वो भी मैंने तमाम अटेंड की हुई हैं। तो ना सिर्फ लॉ के कॉन्सेप्ट्स बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छा ग्रेड हासिल करने के लिए किन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखना है, ये तमाम चीजें भी मैं आपको इस कोर्स में ट्रेन कर रहा हूँगा। तो ये सारी डिस्कशन हम आज की क्लास में रखेंगे इन इंट्रोडक्टरी और इन ओरिएंटेशन क्लास अबाउट दिस ए लेवल्स लॉ कोर्स। ओके, तो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग की पेशेंस और कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बातों को गौर से सुनना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तमाम मेरे नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है स्पेशलाइज, उसमें लेक्चर्स, कोर्स के पीडीएफ्स, टेस्ट, होमवर्क, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। सिर्फ आप लोगों ने मेरे लेक्चर को गौर से सुनना है एंड यू विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट। विद बेसिक डिस्कशन हम आज ये भी पढ़ेंगे कि एग्जामिनर किन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखता है व्हाइल गिविंग यू अ ग्रेड। कौन से पेपर में एएस लेवल में, कौन से पेपर में ए2 लेवल में किस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का रोल है, ये सारी डिस्कशन हम आज की इस क्लास में करेंगे। बट ऑब्वियसली फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे करते हैं, सर हम लॉ का सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करें एट दिस ए लेवल्स। देखिए जो आपका ए लेवल्स है आमतौर पे हम इसे 12th ग्रेड बोलते हैं। कभी बच्चा इस लेवल पर ये लॉ का सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करे। बच्चों के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि भाई अकाउंट्स ऑप्ट कर ले, बिजनेस कर ले, साइकोलॉजी ऑप्ट कर ले, सोशियोलॉजी ऑप्ट कर ले, उर्दू ऑप्ट कर ले, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। उनमें से वाई लॉ। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखें ये सब्जेक्ट बेटा जब आप पढ़ोगे ना तो आपका चीजों को समझने का, देखने की जो अप्रोच है, जो नजरिया है वो ही बदल जाएगा। देखिए हम जाने अनजाने में अपनी रियल लाइफ में लॉ से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब चाहे वो हम अपने एम्प्लॉय के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, भाई एम्प्लॉय ये बेशक लिख के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, बात कर रहे हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप किसी शॉप से सामान परचेज कर रहे हो या आप किसी पुलिस वाले से इंटरेक्ट कर रहे हो, पुलिस वाला आपको रोड पर रोक रहा है, बेल का मैटर है, अरेस्ट का मैटर है, क्वेश्चनिंग का मैटर है। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और इसकी बेसिक नॉलेज होना, चाहे आप आगे लॉ का कैरियर परसू करो या ना करो, इसका आपकी रियल लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। देखिए आप तमाम लोग या तो बड़े होकर अपने बिजनेसेस में जाएंगे, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां भी लॉ की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। आपको सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉई के साथ, अगर आप प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हो तो टेनेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये समझना जरूरी है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो ब्रीच कैसे होता है, उसके क्या रेमेडीज होती हैं, क्या आउटकम होता है, क्रिमिनल लॉ क्या है, बेल क्या होती है,
है भाई। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो और कभी डबल सवारी पर ही अरेस्ट हो गए हो या कोई छोटे मोटे क्राइम पर अरेस्ट हो गए हो, तो भाई बेल क्या होती है भाई, पुलिस के क्या राइट हैं, बीइंग एन एक्यूज्ड आपके क्या राइट हैं, कोर्ट क्या होती है, ये तमाम चीजों को समझना आपकी रियल लाइफ में एक बड़ा रेलेवेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस बच्चे ने खाली लॉ पढ़ लिया ना किसी भी टीचर से, तो उसका भी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और फिर जिसने तो ये लॉ का सब्जेक्ट ओवैस मिर्चा वाला से पढ़ा है, तो उसकी तो पूरी देखने की अप्रोच ही मैं चेंज कर दूंगा। एक तो आपको लॉ की नॉलेज आएगी, फिर मेरा रिच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और साथ में मेरा 15 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस। जब वो सब आपको मिलेगा तो आपका दुनिया को देखने का, समझने का, चीज़ों को अप्लाई करने का, इट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज। तो मैं कहता हूं हमेशा स्टूडेंट्स को कि चाहे आपको आगे लॉ का करियर परसू नहीं भी करना, बट दिस सब्जेक्ट विल क्रिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन योर लाइफ। कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ जाना, राइट्स को समझ जाना कि यार मेरे क्या राइट्स हैं, यही लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आप खाली इसको ऐसे समझ लो कि दो लोग अरेस्ट हो जाएं, दोनों लॉकअप में बैठे हुए हैं, एक को अपने राइट्स पता है और एक को अपने राइट्स नहीं पता। या इसी को और सिंपल कर दो, बेटा रोड पर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है और वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है और आपको आपके राइट्स पता हैं, तो आप बहुत सारी जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हो। आपको बात करना आती होगी, ये लॉ का सब्जेक्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मुझे लोगों से किस तरह बात करनी है। अब इधर कुछ लोग जिन्हें नॉलेज नहीं हो बोलेंगे सर ए लेवल लॉ में तो इंग्लैंड का लॉ है, हमारी इससे क्या रेलेवेंस है। ओ भाई, ये जो ए लेवल लॉ हम पढ़ रहे हैं ये कोई बहुत स्पेशलाइज लॉ नहीं पढ़ रहे, ये ऐसा लॉ पढ़ रहे हैं जो 99% ऑफ द कंट्रीज में सिमिलर हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया में एक ही जैसे होते हैं, बेसिक राइट्स पूरी दुनिया में एक ही जैसे होते हैं। तो इधर जो आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है समझ लो वो इंटरनेशनली एप्लीकेबल है। हाँ इसको हम कह रहे हैं इंग्लैंड का लॉ है, लेकिन पाकिस्तान का लॉ भी इससे सिमिलर ही होगा, मिडिल ईस्ट का लॉ भी इससे सिमिलर ही होगा। क्योंकि अभी इस लेवल पर बेटा जो हम लॉ पढ़ रहे हैं वो हम बहुत स्पेशलाइज लॉ नहीं पढ़ रहे, हम जनरल स्ट्रक्चर, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ पढ़ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा काम की बात बताऊं, इंग्लैंड का लॉ असल में पूरी दुनिया की लॉ मेकिंग का बेंचमार्क है। क्योंकि इंग्लैंड की हिस्ट्री तो देखो, इंग्लैंड के अंदर लॉ बनते हुए करीब 950 साल हो चुके हैं। ये बात पढ़ोगे कि इंग्लैंड में 950 ईयर्स पहले लॉ बनना शुरू हुआ था। अपने तो पाकिस्तान के बने हुए कुछ 75-80 ईयर्स हुए, तो उनकी हिस्ट्री देखो, उनका लॉ में काम देखो। तो दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज के जो लॉ है वो इंग्लैंड से ही कॉपी पेस्ट हुए हैं या इंस्पायर हुए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यह कि ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया का एक मेजर रीजन रूल किया है। तो जब उन्होंने मेजर रीजन रूल किया है तो उनके जाने के बाद भी उन कॉलोनीज में और रीजन्स में वही लॉ फॉलो हो रहा है। जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, मेजरली हमारे लॉज यूके से इंस्पायर्ड ही हैं। तो अब सबसे पहला सवाल, सर वाई दिस सब्जेक्ट शुड बी ऑप्टेड। तो इसका जवाब यह है कि आगे लॉ का करियर परसू करना है या नहीं करना है, आगे कुछ भी करना है, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रियल लाइफ। ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपकी सोचने की अप्रोच, आपका होराइजन ब्रॉड कर देगा। सो द फर्स्ट रीजन इज इट्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स विच आर रेलेवेंट फॉर योर रियल लाइफ। अच्छा, फिर वो बच्चे जो आगे लॉ का करियर परसू करना चाह रहे हैं, एलएलबी वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो बेटा यकीनी तौर पर ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो 4 पेपर हैं, ए लेवल लॉ में 4 पेपर हैं। नॉर्मली ए लेवल्स के तमाम सब्जेक्ट में 4 ही पेपर्स होते हैं। पेपर 1 है इसमें इंग्लिश लीगल सिस्टम, पेपर 2 है इसमें क्रिमिनल लॉ, पेपर 3 है इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और पेपर 4 है लॉ ऑफ टॉर्ट। ये चारों पेपर्स एज इट इज एलएलबी के अंदर रेप्लिकेट होते हैं। ये चारों पेपर्स एज इट इज एलएलबी के अंदर जाएंगे। हाँ कुछ फर्दर टॉपिक्स ऐड होंगे, लेकिन अगर आप ए लेवल्स लॉ कर गए हो तो समझ लो कि वो 4 पेपर तो आपके इजीली गो थ्रू हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने आगे लॉ का करियर ऑप्ट करना है उनके लिए तो ये मस्ट पे के लाजमी है कि उन्हें ये करना है। अच्छा, वो बच्चे जो आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाह रहे हैं या बिजनेस का करियर लेना चाह रहे हैं लाइक बीबीए वगैरह, तो उनके लिए भी ए लेवल लॉ बहुत रेलेवेंट है।
क्योंकि याद रखें, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंसी करें या बीबीए करें, हर जगह लॉ का सब्जेक्ट आपको आगे जरूर मिलेगा। ठीक है, आप जस्ट इमेजिन करेंगे आप एक बिजनेसमैन है और आपको लॉ ना आता हो, तो कैसे बिजनेसमैन हो बेटा? बिजनेस और लॉ ऐसे कनेक्टेड है, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप बिजनेस करो और आपको लॉ ना आता हो? तो ये लॉ की नॉलेज आपके बिजनेस के सब्जेक्ट्स में, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स में, एवरीवेयर इट विल बी रेलेवेंट। एंड वन मोर रीजन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको मजा आएगा ये पढ़ने में, क्योंकि रोज जब आप ये पढ़ रहे होगे ना, तो आप अपनी असली जिंदगी से रिलेट कर रहे होगे। इसके अंदर जो पहला ही चैप्टर में अगली क्लास से आपको शुरू कराऊंगा, पता है क्या होगा? ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कि अगर आपका किसी से डिस्प्यूट हो जाए, अपने नेबर से, अपने दोस्त से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने इंप्लॉई से, और छोड़ो कॉलेज में पढ़ने आ रहे हो कॉलेज वालों से, मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे डिस्प्यूट हो जाए, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के क्या तरीके हैं, वो क्या तरीके हैं जो कोर्ट जाने से पहले यूज करने, फिर कोर्ट जाने का क्या तरीका है कार है। सर हमें कोर्ट वोट नहीं जाना, ओ भाई जाना नहीं है, खाली पता भी होगा ना तो तुम अगले को प्रेशराइज कर दोगे, उसको पता चल जाएगा भाई इसे लॉ आता है, इससे बच के रहना, यार ये तो टेढ़ा बंदा है, ये तो गले को आ जाएगा, इसको तो सब कुछ आता है। खाली लॉ की नॉलेज होना ये खौफ है। चार लॉ के लफ्ज मार दो ना सामने वाले पे, वो डर जाएगा, बोला भाई ये तो डेंजरस आदमी है यार, इससे नहीं भिड़ना है, तो कोर्ट ले जाएगा, सच में बाकी बात करते तो वाकई में ले जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट, रियल लाइफ सब्जेक्ट। असल में होता पता है क्या है, मैं सॉरी टू से मैं ये जुमला बोल रहा हूं यार, असल में सब्जेक्ट वो लोग पढ़ा रहे होते हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता। जब वो लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, तो इसको बोरिंग कर देते, बच्चे को लगता है भाई तो रट्टे मारने, मामला खराब हो जाता है। मैं आपको जो ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, यकीन करो पता है क्या होगा, आप में से ज्यादातर लोग आने से पहले ही सोच रहे होंगे कि हमें लॉ का करियर नहीं करना, वो ऐसे ही कर रहे होंगे, कितने मेरा ओरिएंटेशन ऐसे ही सुन रहे होंगे। लेकिन बिलीव मी, जिसने कुछ क्लासें ले ली ना, मैं उसका ही दिमाग बना दूंगा कि लॉ से अच्छा कोई करियर ही नहीं है। ऐसा सब्जेक्ट है, इतना मजा आएगा ये पढ़ने में, इट इज सो रेलिवेंट फॉर योर रियल लाइफ। यार आप सोचो ना, लॉ के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। आपका मुल्क लॉ के बिना चल सकता है? चलाओ मुल्क को लॉ के बिना, कंट्री कैसे चलेगा लॉ के बिना? पार्लियामेंट, ये राइट्स, वो राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ, मुल्क भी लॉ से चलता है। आपका बिजनेस भी कानून से अफेक्ट होता है। इंप्लॉय हायर करना है, इंप्लॉय को निकालना है, सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट, हर स्टेप पर लॉ है। आपकी असली जिंदगी, शादी से लेके तलाक तक लॉ ही तो है। शादी हो जाना, डिवोर्स हो जाना, लॉ ही तो है। तो अ वेरी रेलेवेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और मैं एक बात बोलूंगा, जितना लॉ हम ए लेवल्स में पढ़ा रहे हैं ना, इतना लॉ हर इंसान को आना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसे आगे करियर परस्यू करना है या उसे अपनी करियर में यूज करना है, बल्कि इसलिए कि उसकी नॉर्मल जिंदगी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आज के बाद किसी ने मुझसे ये नहीं पूछना सर ये सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करें। मैं 1 घंटा इस पर बातें कर सकता हूं कि ये सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करना है, क्योंकि इसका आपकी रियल जिंदगी से बहुत रेलिवेंट ताल्लुक है, बहुत रियल लाइफ और बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सही है भाई। अब सर पेपर स्ट्रक्चर क्या है? 4 पेपर्स हैं ए लेवल लॉ में। नॉर्मली बच्चे 2 साल में करते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा एक्सेलरेटेड देना चाहे तो वो भी कर सकता है। अब तो बेटा आप लोग के पास जो फैसिलिटी है वो आज से पहले वाली जनरेशन्स के पास थी नहीं। आपको ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं। टीचर आपके साथ मोबाइल पर कनेक्टेड होता है। आप तो एक ब्लेस्ड जनरेशन हो, ब्लेस्ड। जो पोस्ट कोविड जनरेशन है ना, इन पर तो कोई बहुत बड़ा एहसान हो गया। आप सोचो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिलैक्स होकर अपनी सुकून पर सुनना है। ज्यादातर आज की जनरेशन रात में उठ के पढ़ती है, तो बेटा रात में तो कोई कोचिंग सेंटर में तुम्हारे लिए नहीं खोलूंगा ना। रात में 2 बजे खोलो लैपटॉप, मोबाइल खोलो, रिलैक्स होकर पढ़ो, 1 घंटा लेक्चर लो। कोई सवाल है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो बेटा। मेरी तुम्हारी एज में भी ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 साल का ही फर्क होगा बेटा, नौजवान लड़का हूं मैं, है भी। तो आप मुझे मैसेज करोगे, आपको मैं जवाब दे दूंगा, खत्म हो गई आपकी क्वेरी रिजॉल्व। और वैसे बेटा मेरा पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस है कि जो सवाल तुम सोच रहे होते ना, मुझे ऑलरेडी पता होता है। मैंने अपने करियर में कोई 10,000 15,000 बच्चे पढ़ा दिए। तो तुम भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हो यार, जो सवाल तुम्हारे दिमाग में मुझे ऑलरेडी पता है, मैं इतने लोगों को जवाब दे चुका हूं। तो हमारे लेक्चर होते ही इतने डिटेल्ड है, हम रिपीट ही इतना करते हैं कि सवाल की जरूरत पड़ती नहीं। और अगर पड़ गई तो मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है भाई, पूछ लो।
तो बहुत कन्वीनियंस है। अब फायदा पता है क्या है कि अगर किसी बच्चे को एक्सेल देना है, अब आप समझ लो कि एस लेवल और A2 लॉ दोनों 150-150 के लेवल हैं, 150 आवर्स ईच है। अगर कोई बच्चा 3 आवर्स इन अ डे पढ़ ले तो पूरा एक लेवल 2 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकता है। अब आप खाली एक बात सोचो बेटा, आप कॉलेज जाते हो, मैं कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं भाई, आप कहीं भी जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोचिंग जाते हो, वॉट जाना आना ट्रेवलिंग, फिर क्लास में बैठना, फिर 50 मिनट की क्लास होती है, उसमें इफेक्टिव स्टडी 30-35 मिनट होती है। रिकॉर्डेड क्लास क्या है कि पूरा 1 घंटा पढ़ाई है, और आप जहां थक गए आप पॉज का बटन दबाओ, उठ के चले जाओ, वापस आओ, फिर सुन लो, कोई बात में सो जाए रिवाइंड फॉरवर्ड कर लो, अपने बेस्ट कंफर्ट पर बैठकर पढ़ना है। लेकिन देखो ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। दिन में इतने आवर्स पढ़ना है, आप चाहे रात में 2 बजे पढ़ो, सुबह 6 बजे पढ़ो, अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो, ये 3 घंटे पढ़ लो, उसके बाद यू आर डन। क्या 3 आवर्स इन अ डे, पूरे 24 घंटे में से 3 घंटे बोल रहा हूं, और वो भी पूरे ईयर के 365 डेज में से सिर्फ 50 डेज मांग रहा हूं। पूरा सब्जेक्ट रेडी हो गया यार, और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए अब आपको। अब 4 पेपर है बेटा। पेपर 1 इज इंग्लिश लीगल सिस्टम। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा, इंग्लैंड का लीगल स्ट्रक्चर। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा बेटा, जाहिर है भाई लॉ पढ़ते हैं तो किसी कंट्री को स्पेसिफिक करके पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो बातें मैं करूंगा दैट्स नॉट जस्ट फॉर इंग्लैंड, दैट्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी आप समझ लो कोर्ट का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में एक ही जैसा है भाई, हाई कोर्ट हर जगह होती है, सुप्रीम कोर्ट हर जगह होती है, सही। तो मैं आपको जब पढ़ा रहूंगा तो बता रहूंगा कि देखो इंग्लैंड में ये होता है, बाकी इस कंट्री में इतना थोड़ा बहुत फर्क है, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आएगा। इंग्लिश लीगल सिस्टम, लॉ बना कैसे, हिस्ट्री क्या है लॉ की, पार्लियामेंट क्या है, कोर्ट क्या है, कितनी तरह की कोर्ट होती हैं, अपील क्या होती है, केस कैसे फाइल होता है। क्या नहीं मैं बताऊं ना यार, मजा आएगा पढ़ने में। अगर एक बच्चा इन्वॉल्व होकर पढ़े ना तो वो हर क्लास को एंजॉय करेगा, और फिर उसकी लाइफ में एक चेंज आएगा। अब जो वो लोगों से बात करेगा ना तो ऊपर से आएगा, कहेगा 1 मिनट भाई, अब मैं आम आदमी नहीं हूं, मुझे लॉ आता है, जितना भी आता है आम आदमी से ज्यादा ही आता है। अब वो जब जवाब देगा ना तो वो अगले को फंसा देगा, क्योंकि उसका सोचने का देखने का नजरिया अलग होगा चीजों का भाई। सो पेपर 1 इज इंग्लिश लीगल सिस्टम एंड पेपर 2 इज क्रिमिनल लॉ। कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स हैं, कि अगर चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है, कोई आपको झूठ बोल देता है, कोई आपके साथ फ्रॉड कर देता है, क्राइम क्या होता है, सजाएं क्या होती हैं, तो ये सारी चीजों पर बात होगी। तो एएस लेवल, जो हम ए लेवल्स में 2 लेवल नॉर्मली बोलते हैं, एस लेवल एंड A2 लेवल। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एक एस लेवल और एक ए लेवल है, सही। तो ए लेवल नॉर्मली हम ओवरऑल को बोलते हैं, और A2 लेवल इज द सेकेंड ईयर, जिसमें फिर आप पेपर 3 है कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आपका किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके क्या मसाइल हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो फिर क्या है, क्या राइट्स हैं, क्या रेमेडीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन से क्लॉजेस किस तरह चलते हैं। अगेन मैं एक बात बोलूंगा, देखो यार अगर तो आपने इस सब्जेक्ट को एक थ्योरी का सब्जेक्ट बना दिया ना, फिर तो आपके लिए इससे ज्यादा कोई बोरिंग सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको इंटरेस्टिंग बनाया, हर क्लास को एक मजे से लिया, लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, अपनी असली जिंदगी से रिलेट करके पढ़ा, तो फिर हर क्लास में मजा आएगा, आप अपनी असली जिंदगी से रिलेट करोगे। आपके वालिद साहब कोई बिजनेस डीलिंग में बैठे हैं, आप उनकी फैक्ट्री जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बात हो रही है, अब आप इनपुट दोगे, बोला नहीं भाई लॉ के मुताबिक ये होता है, आपके ये राइट है, ये ऐसे हो सकता है, एकदम चेंज आएगा। और फिर पेपर 4 है हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर हमारे पास नॉर्मली जो अदर रॉन्ग एक्ट्स की एक्टिविटी होती है, इसमें हमारे पास जो मेजर डिस्कशन हमारे कोर्स में वो है नेग्लिजेंस, कि अगर मेरी गलती की वजह से कोई इंजर्ड हो जाए, अब गलती गाड़ी चलाते हुए गलती हो गई, या मेरी वजह से कोई नेबर डिस्टर्ब हो जाए, तो नेग्लिजेंस के मसाइल हैं इसमें, कि मेरी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर उसमें क्या मसाइल हैं। अगेन बहुत बेहतरीन मैनर में डिजाइंड कोर्स है ये, बहुत बेहतरीन, क्योंकि ये कोर्स है ही असली जिंदगी से रिलेटेड। लीगल सिस्टम, क्रिमिनल मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स और नेग्लिजेंस के मैटर्स, ये वो चारों एरियाज हैं जो हमारी असली जिंदगी से जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं हम असली जिंदगी में से कनेक्ट होते हैं। हमारा डिस्प्यूट हो गया तो हमें लीगल मैटर्स को देखना है, कोर्ट के मैटर्स को देखना है, जज कौन होता है, लॉयर कौन होता है, जज बनने का क्या तरीका है, लॉयर बनने का क्या तरीका है, लॉ आया कहां से, पार्लियामेंट क्या है,
द लीगल सिस्टम। अच्छा, जब आप ये सब पढ़ोगे ना तो आपको पॉलिटिक्स भी समझ आ जाएगी। ये जो आप लोग देखते हो ना कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये प्रेसिडेंट बन गया, नेशनल असेंबली, सेनेट, पूरी गेम समझ आ जाएगी। अब आप जो डिबेट करोगे ना चार लोगों में बैठ के, वो आम गली मोहल्ले वाली डिबेट नहीं होगी। अब आपकी बात पढ़ी लिखी बात होगी, आपको पता होगा भाई असेंबली होती क्या है, पार्लियामेंट क्या होती है, उसमें दो हाउसेज होते हैं, क्या मसाइल है, हाउस ऑफ कॉमन क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, प्राइम मिनिस्टर कहां से आया है, कितने अरसे बाद इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है जिसे उर्दू में हल्के बोलते हैं, ये सब होता क्या है भाई। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे लोग इलेक्ट हो रहे हैं, फिर ये जो आप सुनते हो धांधली हो गई, रिगिंग हो गई, ये सब क्या मसाइल है। जब आप लीगल सिस्टम पढ़ोगे ना आपको बात समझ आएगी। फिर क्रिमिनल मैटर्स है भी, नौजवान लोग हैं सर, क्राइम हो गया तो क्रिमिनल लॉ को समझना, राइट्स को समझना, ये सारे बड़ी मजेदार डिबेट होगी। यानी मैं बोलूं ना बेटा, हर क्लास ऐसी होगी कि आपको बेहतरीन लर्निंग मिल रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ो बेटा, तो आपने बेटा इसको इंजॉय करके पढ़ना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल, फिर नेग्लिजेंस के मसाइल लॉ ऑफ टॉर्ट में। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, सारा मजा आया कोर्स पढ़ने में, बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो मार्कशीट पर ए ग्रेड कैसे आएगा, वो ए ग्रेड कैसे आएगा। बेटा जब मैंने कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग्स अटेंड करी ना, तो हमें पता चला यार, बच्चे को लॉ तो पढ़ा दिया आपने, लेकिन ग्रेड कैसे लाना है वो सिखाना है। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, असल में पता है उसके अंदर हमें कैम्ब्रिज वालों ने एक बात बोली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर और स्टूडेंट एग्जामिनर के दिमाग को समझे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, टीचर और स्टूडेंट बेटा किसके दिमाग को समझे, एग्जामिनर के दिमाग को समझे। कि जब एग्जामिनर ग्रेड दे रहा है, जब एग्जामिनर बेटा पेपर चेक कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कितनी बार क्या होता है, हम अपने दिमाग से लिख रहे होते हैं, तो क्या बेहतरीन पेपर हुआ है, आपके भाई ने 2 कॉपियां भर दी, बेहतरीन पेपर लिख लिख के ऐसी तैसी कर दी, ग्रेड आया ई। फिर पता है यार सर इतना लिखा यार सर, पूरा टाइम वेस्ट हो गया यार, इतना लिखा, 2 कॉपियां भर दी, ये कर दिया वो कर दिया, ई ग्रेड आया। बेटा मसले को समझो, आपने लिखा बहुत, आपने पढ़ा बहुत, लेकिन आपने एग्जामिनर के दिमाग को नहीं समझा। इधर अहम बात है अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, कि जब एग्जामिनर आपको ग्रेड दे रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो 3 चीजें देखता है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 AO1, वो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग देखता है कि क्या आपको टॉपिक के बारे में पता है या नहीं है, आपको उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। नॉर्मली ये AO1 सब बच्चे सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह अपने पाकिस्तानी बच्चे रट्टा मारते हैं, फिट वाला बेहतरीन रट्टा मार के गया था सर, नॉलेज तो पूरी लपेट दी हमने। होता क्या है बेटा, आप सिर्फ इस AO1 में मार्क्स ले पा रहे होते हो, बाकी AO जो है, जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो आप लूज कर जाते हो। सेकंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। बेटा ये है कमाल एक ट्रेन्ड टीचर का, जो तुम्हें वो चीज सिखाएगा। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मसला पता है क्या, ज्यादातर टीचर बोलते हैं हमें सीखने की क्या जरूरत है। आप टीचर ही नहीं हो भाई, टीचर को ही तो सीखने की जरूरत है। जब टीचर सीखेगा, खुद लर्निंग फेज में आएगा, तो अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग देगा ना। हम तो हमेशा से अपने आप को शागिर्द मानते हैं भाई, 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज भी अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं भाई, जहां से लर्निंग मिलेगी लेंगे भाई। तो जब हम जाते हैं कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग में, तो वो ये बताते हैं कि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो क्या सोच रहा है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 वो तुम्हारी नॉलेज देख रहा है, demonstrate the knowledge about the topic using the concepts and the detail. Assessment objective 2 analysis and application. केस लॉस, भाई लॉ है ना, केसेस लिखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स देनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैं तुमसे बात करता हूं तो मिसालें देता हूं ना, देखो ये हो गया ये हो गया, तो बात समझ आती है। तो एग्जामिनर को भी ऐसे ही समझाना है, एनालिसिस, एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस टू एनालाइज द सिचुएशन।
and then application of the concept to a relevant requirement rather than rote learning. What is rote learning? रट्टाफिकेशन. अब पता है रट्टाफिकेशन वाले बच्चे का क्या ग्रेड आएगा? अभी से लिख के दे देता हूं. रट्टाफिकेशन वाले बच्चे का ग्रेड आएगा ई ग्रेड. क्यों बता दूं? क्योंकि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के होते हैं 40% मार्क्स. वो बच्चा 40% ही मार्क्स ले सकेगा जिस पर वो पास होगा या ई ग्रेड लेगा. बाकी जो है वो एनालिसिस के हैं, इवैल्यूएशन के हैं. सर ये हमें कैसे आएगा? ये करना हमें कैसे आएगा? बेटा उस वक्त आएगा जब तुम्हारे टीचर को आता होगा. उस वक्त आएगा जब टीचर तुम्हें इस मैनर में सिखाएगा, तुमसे इस मैनर में रोज बात करेगा कि देखो बेटा ये है एनालिसिस, ये है एप्लीकेशन, ये है इवैल्यूएशन. जो टीचर तुमसे उस मैनर में बात करेगा, डेली याद कराएगा, बेटा उसी को आएगा ना, उसी को आएगा. तो एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, रेफरेंसेस यूज करना, एग्जांपल्स यूज करना, कॉन्सेप्ट्स को रेलेवेंट रिक्वायरमेंट पर अप्लाई करना. और इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है बेटा? तो इवैल्यूएट करने का मतलब होता है कि चीज को क्रिटिकल नजर से देखना, फेवर और अगेंस्ट दोनों में बात करना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों लिखना. जब आप आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहे हो तो सिर्फ एक साइड पर बात नहीं करना, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर बात करना. जैसे एक मिसाल देता हूं, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट. किसी से डिस्प्यूट हो जाए तो हल करने के तरीके. तो उसमें एक तरीका होगा निगोशिएट कर लें, एक तरीका होगा कि किसी मीडिएटर को, एक मिडिल पर्सन को इन्वॉल्व कर लें. तो बेटा जब ये डिफरेंट मेथड्स बताने हैं ना, तो साथ में उन्हें इवैल्यूएट करना है. व्हाट इज इवैल्यूएट? उसके फायदे, उसके नुकसानात, उसकी फेवर में, उसके अगेंस्ट. इवैल्यूएट. बेटा एग्जामिनर के सामने एक डिबेट डेवलप करनी है. बच्चे क्या करते हैं? नॉलेज नॉलेज, निगोसिएशन 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 बता के आ गए. तो नॉलेज तो मिल गई बेटा, इवैल्यूएशन का कोई नंबर नहीं मिला. तो बेटा आपने ये समझना है कि जो तुम्हारा एग्जामिनर है ना, वो कैसे सोचता है. तो तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारा पेपर चेक करते हुए ये 3 चीजें देखेगा. वो बाकायदा लिखेगा, उस पर मैंडेटरी है, AO1 इतने नंबर, AO2 इतने नंबर, AO3 इतने नंबर. और अगर तुमने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करे हैं तो बेटा ए ग्रेड का ख्वाब तो दिमाग से छोड़ दो. ए क्या, BC का भी छोड़ दो, डायरेक्ट D या E ग्रेड आएगा. नॉलेज, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन मींस आइदर साइड बात करना, क्रिटिकल बात करना. बेटा रोल ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव ऑन ईच लेवल. AS लेवल दे रहे हो तो बेटा AS लेवल में 40% नॉलेज है, 40% एनालिसिस है और 20% इवैल्यूएशन. जब तुम A2 लेवल पर आओगे तो 45% नॉलेज है, 30% एनालिसिस और 25% इवैल्यूएशन. सर ये आप अपनी तरफ से बोल रहे हो ना, हमें इंप्रेस करने के लिए. बेटा मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं इतनी बड़ी बात करने वाला? बेटा जाओ सिलेबस गाइड उठा लो, उसको खुद खोल के पढ़ लो बेटा. और मुझे शिकवा तुम स्टूडेंट से भी है बेटा. टीचर तुम्हें असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा, तुम खुद नहीं पढ़ सकते, सिलेबस गाइड नहीं खोल सकते बेटा. वैसे तो मोबाइल के एक्सपर्ट होते हैं, ओ भाई खोलो सिलेबस एंड स्टडी गाइड, देखो तुम्हें मिलेंगे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव. बेटा जब तुम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचोगे कि भाई ये नॉलेज थी, ये एप्लीकेशन था, ये वैल्यूएशन थी, जब तुम उस मैनर में सोचोगे बेटा, तभी तो बेटा तुम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ सकोगे, तभी तो तुम्हारा ग्रेड डेवलप होगा. सोचो बेटा, चेक करने वाला ढूंढ रहा है कि भाई इसने नॉलेज कहां लिखी है? वो ढूंढ रहा है यार, इसने एनालिसिस तो किया ही नहीं है. एग्जामिनर को कितना अफसोस होता होगा एक बच्चे को देखकर जो खाली नॉलेज ही नॉलेज की बम्बार्डमेंट करके चला जाता है. वो बेचारा ढूंढ रहा होगा यार इसने एनालिसिस किया ही नहीं. उसको अफसोस हो रहा होगा कि मैंने क्लियरली लिखा था कि मुझे 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव चाहिए. अब एक बात समझो, एक ही ऑब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा अचीव करने से कोई फायदा नहीं होगा. ऐसा थोड़ी कि अगर नॉलेज के 9 नंबर हैं तो तुम्हें 9 में से 15 दे देगा. नॉलेज के 9 है, 9 ही मिलेंगे भाई. अब एनालिसिस और इवैल्यूएशन के नंबर स्कोर करने. तो ये सारी चीजें बेटा हम कोर्स के दौरान स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करेंगे. अब बेटा वही एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि लोग आपको कंफ्यूज करेंगे. अभी व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम,
और भाई ए लेवल लॉ नहीं लेना, हो तो इंग्लैंड का लॉ है। तो उससे पूछो तुम्हें लॉ आता है, कुछ पता है? पहले सुनो तो बात को भाई। ए लेवल लॉ बिल्कुल इंग्लैंड का लॉ है, हाउएवर इट्स मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज रेलेवेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज। क्यों? मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स विच आर सिमिलर इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। तो भाई सबसे पहले तो हर बंदे से मशवरा नहीं लेना, क्योंकि मशवरा देने वाले के लिए मुफ्त है, लेने वाले के लिए मुफ्त नहीं है। क्योंकि लेने वाला जब उसे अपनी जिंदगी पे अप्लाई करेगा और वो गलत मशवरा होगा तो इट हैज अ वेरी बिग कॉस्ट एज कंपेयर टू द मनी। तो हर किसी से मशवरा नहीं लेना, रेलिवेंट लोगों से मशवरा लेना। ए लेवल लॉ तो इंग्लैंड का लॉ है, ओ भाई हमें भी पता है, लेकिन ये ऐसा एक जनरल लीगल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है जो पूरी दुनिया में सिमिलर है। And secondly, English law is a benchmark law for majority of the countries considering its rich history and the fact that British Empire has ruled a lot of parts of the world in past. तो जो English law है वो majority of the countries के लिए एक inspiration already है। पाकिस्तान ने अपना लॉ बैठ के लिखा है, ज्यादातर तो हमने कॉपी किया हुआ है, हमसे अपना लॉ लिखा जाएगा आपको लगता है? तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, नॉट जस्ट पाकिस्तान भाई, नॉट जस्ट सब कॉन्टिनेंट, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इंग्लिश लॉ का एज अ बेंचमार्क लेते हैं। और यार एक बात को समझो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरी दुनिया में सिमिलर ही होगा ना यार। ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पूरी दुनिया में सिमिलर ही होंगे, कोई नया तरीका थोड़ी ले आएंगे। तो ये बेसिकली एग्जामिनर को भी पता है कि मैं ए लेवल के 12th ग्रेड के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मैं लॉयर नहीं बना रहा, मुझे एक जनरल अप्रोच ऑफ लॉ सिखानी है बच्चे को। सही है भाई? थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंट सेक्शन मैंने लिख लिए, फिर मैं आपके साथ पेपर्स पे बात करूंगा, कोर्स आउटलाइन पे भी बात करूंगा। एक इंट्रोडक्शन टू नो समथिंग अबाउट द कोर्स। मैंने स्टार्ट में भी बताया, आई एम ओवैस मिर्चावाला, टॉप ट्यूटर फॉर इंग्लिश लॉ। एक अरसा हो गया, जिंदगी दे दी भाई अब तो इसे पढ़ाते हुए। टीचिंग फॉर मोर देन 15 ईयर्स, एक रिच एकेडमिक और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कॉर्पोरेट में जॉब करी, टीचिंग तो अब जिंदगी रगों में दौड़ रही है भाई। Teaching English law to A-level law students and to chartered accountancy students. And Cambridge की trainings attend करी हैं multiple times. तो we know that how the examiner think. Examiner का सोचने का तरीका क्या है, वो कहाँ आपको ग्रेड देगा, वो कैसे आपके पेपर को चेक कर रहा है, we know that. और जब हम वो ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं तो पता है क्या होता है, एग्जामिनर हमें वो स्क्रिप्ट देता है, बोलता है चले अब आप चेक करें, और हम चेक करके बताते हैं कि इसमें हम इतने नंबर देते हैं। फिर वो हमें बताता है कि देखो आपने यहां ये गलत चेकिंग करी, ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव आपने मिस आउट कर दिया। और फिर जब मैं आपको वो मार्क स्क्रिप्ट्स दिखाऊंगा जो हमें मिलती हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा, माइंड ब्लोइंग। आपका सोचने की अप्रोच ही बदल जाएगी। आप बोलोगे यार ये तो मैं गलती दुनिया में निकल गया था, ग्रेड हासिल करना इतना आसान है। एक मेजर डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। बच्चा समझता है कि एग्जामिनर हमारे मार्क्स काटने के लिए बैठा है, जबकि एग्जामिनर कहता है कि हम बच्चे को मार्क्स देने के लिए बैठे हैं। वी आर जस्ट फाइंडिंग दैट राइट पॉइंट, वी आर जस्ट फाइंडिंग दैट राइट पॉइंट। ये ऐसे ही अब आप समझो, जब आप जज होते हो तो आप डिसीजन फेवर में देना चाहते हो, बस आप वो पॉइंट ढूंढ रहे होते हो कि सामने वाला कब वो बात बोलेगा और मैं कन्विंस हो जाऊं, लेकिन अगला वो बात बोल ही नहीं रहा होता, क्योंकि अगला जज के दिमाग को नहीं समझ रहा कि मुझे किस तरह बात को कैप्चर करना है। एग्जामिनर मार्क्स देने के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं ले लो मुझसे मार्क्स, लेकिन मुझे वो रेलेवेंट चीज तो लिख के दे दो। अब वो रेलेवेंट क्या है, उसके लिए असेसमेंट ऑब्जेक्टिव सीखने होते हैं, और हर टॉपिक में सीखने होते हैं, हर टॉपिक में अप्लाई करने होते हैं कि हाँ यार ये मेरा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि यही सब हमने सीखा है भाई, यही सब हमने सीखा है, यही हमारा वैल्यू एडिशन है। सही है भाई? अब आ जाते हैं भाई टीचिंग अप्रोच पर। सर मेरे तो घर वाले कहते हैं कि जाके पढ़ोगे ना तभी मज़ा आएगा, फिजिकल जाके पढ़ना है भाई? भाई बिल्कुल पढ़ो, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा एक बात को समझो। बेटा आप में से कितने लोग मूवी देखने सिनेमा जाते हैं भाई? कितने लोग अब फिजिकल गेम खेलने जाते? भाई चीज़ें बदल गई ना यार, टेक्नोलॉजी आ गई, फायदा उठाना है। टेक्नोलॉजी से लड़ना नहीं है, क्योंकि आप लड़ रहे हो, दुनिया नहीं लड़ रही, दुनिया तो आगे भाग रही है, दुनिया तो बहुत आगे निकल गई। टेक्नोलॉजी से लड़ो मत भाई। जब इस
लैपटॉप पर, इस टैबलेट पर, इस मोबाइल पे ड्रामे देखते हो, मूवियां देखते हो, सीजन देखते हो, तो इस पे पढ़ाई क्यों नहीं करते भाई? पढ़ाई करो इस पे, अपने वक्त को बचाओ। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा ट्रैफिक में फंसते हो, आते हो जाते हो, पढ़ो घर पे बैठ के, अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ो। हाँ, कॉलेज जाओ, उसका तुम्हारी पर्सनैलिटी पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, लेकिन पढ़ाई के लिए अब अदर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। कॉलेज से आ रहे हो, फिर कोचिंग जाते हो, उधर ख्वार होते हो, क्यों कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ जुल्म यार? अपने कंफर्ट जोन पर पढ़ना है, चीजों को रिवाइज करना है। फिर आप भाग रहे हो, फिर उसमें आप जब क्लास में बैठे हो, आपका दिमाग राइट स्टेट में नहीं, उधर रश में ट्रैफिक में आए हो, बाइक चलाइए, शोर शराबा। रिलैक्स होकर घर पे गए, कॉलेज के बाद जाके सोए, अब बैठ के पढ़ो, लेक्चर सुनो। टीचर भी क्लास में सामने खड़े होकर पढ़ा रहे, वही मोबाइल में खड़े होकर पढ़ा रहा हूं यार। सवाल करना होता है तो हाथ उठा के सवाल करते हो, तो इधर व्हाट्सएप मैसेज करके सवाल करो। अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ो ना। टेक्नोलॉजी को यूज करना है, लड़ना थोड़ी है। यानी मैं देख रहा हूं कुछ लोग दुश्मन हो गए, नहीं 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 नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट करनी। ये तो फिर वही वाली मिसाल हो गई कि जब आज से कई 200-300 साल पहले दुनिया में प्रिंटिंग मशीन्स आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रिंटिंग तो गलत है, इसके अगेंस्ट फतवे दे दिए। तो उससे क्या हुआ, हम पीछे रह गए, दूसरे आगे निकल गए। तो टेक्नोलॉजी को यूज करना है भाई। टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट है, अच्छी चीज है। हाँ, इसका अच्छा इस्तेमाल करना है। माशाल्लाह हम गलत इस्तेमाल भरपूर कर रहे हैं, अच्छे इस्तेमाल में सब आ जाते हैं। तो भाई अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ना है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है, अपने कन्वीनियंस पर पढ़ना है। जब क्वेरी है पूछना है, बेनिफिट उठाना है इसका। टीचर तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है। अब आ जाओ, जिस जमाने में हम पढ़ते थे यार, उस जमाने में तो व्हाट्सएप मोबाइल फोन नहीं होते थे। क्वेरी करने के लिए तरस जाते थे, इधर तुम्हारे साथ टीचर 24/7 कनेक्टेड है। तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ना है भाई, रिवीजन करना है, चीजों को मल्टीपल टाइम्स सुनना है। हर किसी की अपनी लर्निंग स्पीड है। कुछ लोग मुझे 2x पे लगा के सुनते हैं, कोई बुराई नहीं है। उन्हें लगता है भाई सर स्लो बोलते हैं, कुछ को लगता है तेज बोल रहे हैं, वो 0.5x पे लगा के सुने। टेक्नोलॉजी है ना, यही तो काम किया टेक्नोलॉजी ने। क्वेरी सपोर्ट मिल रहा है आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट असाइनमेंट हमारे एलएमएस पे लगे होंगे, उन्हें अटेम्प्ट करो, मुझे भेजो चेकिंग के लिए, मैं आपको चेक करके फीडबैक दूंगा। मार्किंग फैसिलिटी आपके आंसर्स पर। मेरे अपने सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, किसी मटेरियल की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे नोट्स और पास्ट पेपर। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। टॉपिकल पास्ट पेपर प्रैक्टिस है, ईयरली प्रैक्टिस है, मॉक्स है, सब कुछ है। सब कन्वीनियंस है बेटा, लेकिन सिर्फ आपका कमिटमेंट चाहिए। अब आपका कमिटमेंट। कितने अरसे में कोर्स पूरा होगा पता है बेटा? 150 आवर्स का कोर्स है, 3 आवर्स एक दिन में पढ़ने, 50 डेज में कोर्स खत्म। 50 डेज में है। अगस्त के महीने से जा रहे होते हैं कोचिंग, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 महीने ख्वार होते हैं। इधर हम आपको कह रहे हैं 50 दिन में तैयार हो जाओ, ये बुरा लग रहा है भाई। वो 50 दिन 3 आवर्स अ डे पढ़ना है, अपनी कन्वीनियंस पर। आधे आधे घंटे के टुकड़े बना के पढ़ लो भाई। हकीकत है यार, आज की जनरेशन का कंसंट्रेशन स्पैन छोटा है, नॉर्मल है। तो पॉज करो, पॉज करके पढ़ो, रिलैक्स रहो। चीजें लिखनी नहीं है, सब हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, इनको रीड करो, टेस्ट दें, उसको अटेम्प्ट करो भाई। मकसद ग्रेड लाना और चीज को समझना है ना, या मकसद लड़ना है कि नहीं मैं रोड पे जाऊंगा, कोचिंग में जाके बैठूंगा तभी पढ़ूंगा? ऐसा नहीं है भाई। तो टेक्नोलॉजी को फेवर के लिए यूज करना। ओके नाउ, अच्छा भाई सर रिसोर्सेस क्या है बेटा? कोई चीज की जरूरत नहीं। मेरे वीडियो लेक्चर्स हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आपको मिलेंगे। मेरे नोट्स और पास्ट पेपर चीज, तमाम चीजों की सॉफ्ट कॉपीज आपको मिली हुई होंगी। किसी चीज की हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं। अगर बहुत शौक हो तो प्रिंट आउट करवा लेना है भाई। अच्छा वैसे हमारा मामला अजीब है, इंजॉय करना है तो सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में करेंगे। अब जब पढ़ना आ गया ना तो ड्रामा करना है यार, वो प्रिंट आउट नहीं है सर। अच्छा, तो जितनी माशाल्लाह मोबाइल पे सारा दिन फेसबुक प्रिंट आउट करके पढ़ते हैं ये लोग, उसको पूरा याद कर लिया है फेसबुक इंस्टा को, उसको प्रिंट करते हो भाई। जैसे हो ऐसे रहो यार, पढ़ो। आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उन्हें पढ़ो, प्रिंट लेके क्या करोगे? ये तो ज्यादा कन्वीनियंस है, कहीं भी बैठे हो पढ़ो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स इतनी बड़ी कन्वीनियंस है, कहीं भी जा रहे हो हेडफोन पे लगाओ, सुनते रहो लेक्चर को, खुद ब खुद याद हो जाएगा।
तो सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में अवेलेबल होंगी, बट स्टिल अगर किसी को प्रिंट चाहिए तो कर सकता है, उसके बाद एक्सेस होगा। अब बात करते हैं पेपर स्ट्रक्चर पर कि इंग्लिश लीगल सिस्टम का पेपर स्ट्रक्चर क्या है, क्रिमिनल लॉ का पेपर स्ट्रक्चर क्या है। आइए जरा अब इस पे बात करते हैं। अच्छा, अब जब हम पेपर स्ट्रक्चर पर बात करते हैं एएस लेवल लॉ की, तो हमारे पास जो सबसे पहला पेपर है वो है इंग्लिश लीगल सिस्टम। सही, 4 पेपर हैं ए लेवल्स में। एएस लेवल पर 2 पेपर हैं, इंग्लिश लीगल सिस्टम और क्रिमिनल लॉ। अब सबसे पहले हम पेपर 1 पर बात करते हैं कि इसमें क्या मेजर टॉपिक्स हैं, टोटल टाइम क्या है, कितने मार्क्स हैं, उस पर बात करते हैं। बेटा ये जो पेपर 1 है इंग्लिश लीगल सिस्टम, इसके अंदर हम बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट्स बेसिक पढ़ते हैं कि लॉ बना कैसे, लॉ के मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं। जो हमारा पहला सेक्शन होगा वो है प्रिंसिपल्स एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, कि लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, मॉरल वैल्यूज और लॉ में क्या रिलेशन है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस और लॉ में क्या रिलेशन है, रिलीजन और लॉ में क्या रिलेशन है, बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स। लॉ की सोर्सेस क्या है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है उसे कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि भाई पार्लियामेंट ने तो लॉ लिख दिया, अब जज जब वो लॉ अप्लाई कर रहा है तो उसमें इंटरप्रिटेशन इश्यूज आते हैं। कितने वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, वहां कंफ्यूजन आ जाती है। तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड द सोर्सेज ऑफ लॉ, के लॉ दुनिया में आया कैसे, लॉ डेवलप कैसे हो रहा है, लॉ इवॉल्व कैसे कर रहा है। फिर हमारे पास आएगी मशीनरी ऑफ जस्टिस, कोर्ट्स। कोर्ट असल में मशीनरी ऑफ जस्टिस है। पूरा ये जो इंसाफ का निजाम चल रहा है वो कोर्ट के थ्रू चल रहा है। तो कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सिविल कोर्ट्स क्या है, क्रिमिनल कोर्ट्स क्या है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स क्या होती हैं। और फिर एक एरिया आएगा लीगल पर्सोनेल, पर्सनल नहीं पर्सोनेल, पर्सोनेल माने इंडिविजुअल्स, इंप्लॉइज। अब लीगल पर्सोनेल के अंदर जजेस हैं, लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, सॉलिसिटर्स हैं। लीगल पर्सोनेल कौन होते हैं? तो बड़ा ही, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला ना, ये ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा लॉ आप पढ़ रहे हो जो स्पेसिफिक टू इंग्लैंड नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सिमिलर मैनर। भाई प्रिंसिपल एंड सोर्सेज ऑफ लॉ थ्रू आउट द वर्ल्ड सिमिलर ही है। भाई जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना, लॉ इंटरप्रेट कैसे हो रहा है, डिफरेंट बॉडीज लॉ बना रही है उन पर बात होगी, मशीनरी ऑफ जस्टिस कोर्ट्स के ऊपर बात होगी। और फिर उसके बाद बेटा लीगल पर्सोनेल, जज, लॉयर, सॉलिसिटर, एडवोकेट, इस पर बात होगी। टोटल मार्क्स बेटा जो इस एग्जाम में वो 75 मार्क्स हैं। अच्छा देखो, मैं टॉपिक्स की ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं ज्यादा बात करूंगा आपको समझ नहीं आएगी। तो ओवरव्यू, टोटल मार्क्स बेटा हमारे पास इस पेपर में 75 मार्क्स हैं और हमारे पास टाइम है 1 आवर एंड 30 मिनट्स इसे अटेम्प्ट करने के लिए। सही। अच्छा बेटा, ये जो पेपर 1 है इसका आपका एएस लेवल के टोटल ग्रेड में 50% रोल होगा। जो A1 जो एएस लेवल है, फर्स्ट ईयर है, उसके ग्रेड में इसका 50% रोल होगा और ओवरऑल ए लेवल में इसका 25% रोल होगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? बेटा ओवरऑल ए लेवल में 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, तो सबका 25-25% रोल है। और एएस लेवल में 2 ही पेपर है, तो एएस लेवल का जो ग्रेड आएगा उसमें इंग्लिश लीगल सिस्टम का 50% रोल होगा इसके मार्क्स का। और ओवरऑल ए लेवल के जब मार्क्स उठाए जाएंगे तो इसमें इसका 25% रोल होगा, क्योंकि जाहिर है बेटा टोटल मार्क्स पर ग्रेड बनना है ना। तो पेपर 1 क्या है बेटा? इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लैंड का लीगल स्ट्रक्चर, के लॉ बन कैसे रहा है, पार्लियामेंट क्या है, लॉ इंटरप्रेट कैसे होगा, कहां डिक्शनरी मीनिंग्स उठाए जाएंगे, कहां कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा, ये सारी चीजों पर बात होगी। मशीनरी ऑफ जस्टिस, कोर्ट के स्ट्रक्चर्स पर बात होगी। लीगल पर्सोनेल, जज कैसे बनते हैं, लॉयर कैसे बनते हैं, बैरिस्टर कौन होता है, सॉलिसिटर कौन होता है, इन सारी चीजों पर बात होगी। बेटा पेपर 1 के अंदर हमारे पास 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए के अंदर बेटा आपके पास सारे मैंडेटरी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, टोटल 25 मार्क्स है टोटल। पार्ट ए 2 नंबर का, पार्ट बी 2 नंबर का, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। पार्ट सी 5 मार्क्स का, पार्ट डी 6 मार्क्स का, और फिर पार्ट ई 10 मार्क्स का। अच्छा जो छोटे पार्ट होते हैं ना बेटा, उसमें वो नॉर्मली आपकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेगा। पार्ट ए पार्ट बी सिर्फ नॉलेज, सीधा सीधा सवाल कर लेगा, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज क्रिमिनल लॉ, व्हाट इज सिविल लॉ, हु इज अ बैरिस्टर। 2 नंबर नॉलेज चेक करेगा, 2-2 नंबर में नॉलेज देखता है। पार्ट सी 5 मार्क्स,
तो नॉलेज के साथ थोड़ी एप्लीकेशन भी देख रहा होगा। पार्ट डी नॉलेज एप्लीकेशन। हाँ, जब 10 नंबर का सवाल आ गया तो नॉलेज भी देखेगा, एप्लीकेशन भी देखेगा और इवैल्यूएशन भी देखेगा। सर क्या ये सब आप हमें कराओगे? बेटा यही तो मैं कराऊंगा, यही तो मैं कराऊंगा बेटा। आपको सिखाऊंगा कि देखो यहाँ ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव ऐसे अचीव करना था, यहाँ ये चीज ऐसे लिखनी थी, बाकायदा सेपरेट करके समझाऊंगा। तो बेटा सेक्शन ए के अंदर ये 5 छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। टोटल 25 मार्क्स का सेक्शन है, सारे अटेम्प्ट करने। सेक्शन बी के अंदर बेटा आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, यानी इधर एक सवाल की चॉइस होगी। हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, तो टोटल 50 मार्क्स का सेक्शन है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। हर क्वेश्चन में पार्ट ए 10 मार्क्स का और पार्ट बी 15 मार्क्स का। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके तीनों ऑब्जेक्टिव्स असेस हो रहे होंगे, नॉलेज, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। तो बेटा पेपर 1 इंग्लिश लीगल सिस्टम, पेपर 1 इंग्लिश लीगल सिस्टम के लॉ का सिस्टम, लॉ का स्ट्रक्चर, लॉ बन कैसे रहा है, अप्लाई कैसे हो रहा है, जज कौन है, लॉयर कौन है, ये सारी चीजें। 75 मार्क्स, 1 आवर 30 मिनट्स। इंग्लिश लीगल सिस्टम का एएस लेवल में 50% रोल है, क्योंकि एएस में 2 एग्जाम है, और ओवरऑल ए लेवल में 4 एग्जाम है, जो ओवरऑल ग्रेड बनेगा तुम्हारा। बेटा 2 सेक्शन है, सेक्शन एक कंप्लीट मैंडेटरी है, टोटल 25 मार्क्स हैं, ये 5 पार्ट्स तुमने अटेम्प्ट करने। सेक्शन बी 50 मार्क्स हैं बेटा, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 3। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक 10 मार्क्स का और एक 15 मार्क्स का। सही। अच्छा बेटा पेपर 1 के अंदर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स किस तरह देखे जाएंगे? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का 45% रोल है, 45% रोल नॉलेज का है, 30% रोल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन का है रिलेटिंग टू द रिक्वायरमेंट, और 25% रोल इवैल्यूएशन का है, जहां तुम्हें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फेवर, अगेंस्ट इसमें बात करनी है। नॉलेज टॉपिक के बारे में बात करनी है, एनालिसिस रेफरेंसेस देने, केस एग्जांपल्स देनी है, एप्लीकेशन रिलेट टू द सिनेरियो, रेक्टिफिकेशन नहीं लिखनी, इवैल्यूएट, फेवर और अगेंस्ट में बात करनी है। अच्छा सर क्या रेक्टिफिकेशन चाहिए ही नहीं? बिल्कुल चाहिए, ये नॉलेज वाला हिस्सा रेक्टिफिकेशन से होगा। 45% रोल रोट लर्निंग है, 30% रोल सिनेरियो से रिलेट करना है, और 25% रोल क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, जहां फेवर और अगेंस्ट दोनों में बात करनी है। तो बेटा ये सब आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से चीजों को डील करना है, और मेरे जो स्पेशलाइज्ड नोट्स हैं वो डिजाइन ही मैंने ऐसे किए हैं कि बेटा वो आपको ये तीनों चीजों के लिए ट्रेन करे। सही है भाई। तो बेटा पेपर 1 इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लैंड का लीगल स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, और जैसे मैंने मल्टीपल टाइम बोला कि बेटा इस तरह से डिजाइंड है कि आप इंग्लैंड का लीगल सिस्टम पढ़ लोगे तो आपको दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज वैसे ही समझ आ जाएंगे। सही। और बेटा जो पेपर 2 है आपका वो है क्रिमिनल लॉ। ये तो बहुत मजेदार है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ आपकी असली जिंदगी से रिलेट कर रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सारे क्रिमिनल हो, पर आपको मजा आ रहा होगा, अरे यार अगर ये हो गया तो क्या होगा, सर ये क्राइम में क्या होता है, क्या सजा होती है, इधर हमारे पास क्या जवाब होते हैं। बाकायदा आपको केस लड़ना सिखा रहे होंगे। और पेपर 2 में बेटा बाकायदा एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको केस लड़ना होता है। वो आपको सिनेरियो देता है और बोलता है चलो केस लड़ो, आर्ग्यूमेंट करो। बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग पेपर है। यानी मैंने कहा ना भाई, ए लेवल लॉ ऐसा है कि आपको हर क्लास में मजा आएगा, फन आएगा, क्योंकि असली जिंदगी से जोड़ा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ टर्म क्राइम, क्राइम होता क्या है। फिर इधर 2 वर्ड्स होते हैं, बड़े मशहूर वर्ड हैं, एक्टिस रिया और मेंस रिया। सर हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि अभी आप लॉ वाले नहीं हो ना। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्टिस रिया, मेंस रिया, क्राइम के अंदर इंटेंशन का कितना बड़ा रोल है, कि नीयत होनी चाहिए कि मैं क्राइम कर रहा हूं। देखो ना, आप खाली एक बात समझो, बेटा आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो और आपसे गाड़ी किसी को हिट हो गई, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है और ये मर्डर भी हो सकता है। ये एक्सीडेंट भी हो सकता है और ये मर्डर भी हो सकता है। दोनों के बीच में फेयर लाइन पता है क्या है? इंटेंशन। जानबूझ के मार दी तो मर्डर है, जानबूझ के ले जाके गाड़ी मारी है मर्डर। एक्सीडेंट गलती से लग गई, दोनों की सजाओं में फर्क है। सोचो बीइंग अ लॉयर सारी बहस चली इंटेंशन के ऊपर रही होती है, इंटेंशन, नीयत। तो टर्म क्राइम क्या है? डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम। और फिर सेंटेंसेस का माने सजाएं। सेंटेंस जो जज ऑर्डर देता है, सजा देता है,
तो बेटा एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कि चोरी क्या होती है, मैनिपुलेशन क्या होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस हैं ये पढ़ेंगे। सही। सेंटेंसेस, जो सजाएं हैं। बेटा मैं एक बात बताऊं, ये सब्जेक्ट है शौक वालों का, जिनको मजा आता है लॉ पढ़ने में, जो लॉ को असली जिंदगी से जोड़ते हैं। भाई मूवीज देखते हैं तो उसमें जो मूवीज में लॉ के केसेस वगैरह चल रहे हो तो उसको पढ़ने देखने का एक मजा है ना, कि लॉ की दुनिया कैसे चल रही है। इधर बेटा जो आपके पास टोटल मार्क्स है वो 60 मार्क्स है, और ये एग्जाम भी 1 आवर एंड 30 मिनट्स का। इसका भी बेटा जो कंट्रीब्यूशन है एएस लेवल पर वो 50% है, क्योंकि एएस लेवल में 2 एग्जाम है, और ओवरऑल ए लेवल में इसका भी कंट्रीब्यूशन 25% है। यानी इसके जो मार्क्स होंगे वो ओवरऑल ए लेवल के ग्रेड में 25% रोल प्ले करेंगे। भाई 4 पेपर है ना, हर पेपर का 25% रोल है ओवरऑल ग्रेड में, जो ओवरऑल ए लेवल का बनेगा। और एएस लेवल में 2 पेपर है तो हर पेपर का 50-50% रोल है। अच्छा, इसका पेपर स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका पेपर स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन ए एक कंपलसरी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 3 पार्ट्स होंगे। 1 कंपलसरी क्वेश्चन विथ 3 पार्ट्स ऑफ 10 मार्क्स ईच, तो बेसिकली 30 मार्क्स हो गए। लेकिन बेटा इसका जो सेक्शन ए है ना, उसमें रट्टा नहीं है। वो क्या है सुनना, सिनेरियो टू बी आंसर्ड यूजिंग द नॉलेज ऑफ एएस लेवल लॉ एंड द सोर्स मटेरियल प्रोवाइडेड। एग्जामिनर आपको एक असली जिंदगी का वाकया दे देगा, 4-5 लाइन का एक केस देगा, और बोलेगा चलो भाई अब हो तुम लॉयर, लॉयर बन रहे हो ना, लॉयर हो, तुमने इंग्लिश लीगल सिस्टम पढ़ा, तुमने क्रिमिनल लॉ पढ़ा, और साथ में तुम्हें कुछ सोर्स मटेरियल देगा, कुछ लॉ लिख के भी देगा। बोलेगा अब ये सब लो और लॉयर बन के डिबेट करो, केस लड़ो, पूरा केस लड़ो, आर्ग्यूमेंट करो। अरे इतना मजा आएगा यानी, ये बड़ी एक इंटरेक्शन होती है, बच्चे डिस्कस कर रहे होंगे, हम बात करेंगे कि भाई चले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर बच्चे अपने इनपुट्स मुझे देते हैं मैसेजेस पे, सर यहाँ ये भी तो हो सकता था। बड़ी एक आपकी इवैल्यूएशन और आपका इंटेलेक्चुअल स्किल खुलेगा, केस लड़ना मजा आएगा। अब इसमें वो बच्चे जो अलग तरह सोचते हैं उनको एक अलग तरह का मजा आ रहा होगा, कि वो डिफरेंट तरह के आर्ग्यूमेंट्स ला रहे होंगे, और एग्जामिनर फिर इधर ओपन रखता है कि बच्चा अपना आर्ग्यूमेंट लाए, उसको मार्क्स देगा। तो सिनेरियो क्वेश्चन 3 पार्ट्स ऑफ 10 मार्क्स ईच। बेटा आपकी नॉलेज और साथ में सोर्स मटेरियल का मतलब है कुछ लॉ एग्जामिनर आपको लिख कर देगा और उससे आप सिनेरियो को डील कर रहे होगे। फिर इधर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आर्ग्यूमेंट करना सिखाऊंगा। और सेक्शन बी जो है बेटा वो लर्निंग है, 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 2। सही, एक सवाल अटेम्प्ट करना है, वही 30 मार्क्स का एक सवाल होगा इधर। पार्ट ए 5 मार्क का और पार्ट बी 25 मार्क का। ये बेटा प्योर नॉलेज बेस्ड होगा, जो आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है उसकी नॉलेज है। ये जो है बेटा ये सिनेरियो है, और ये फिर आपका नॉलेज है जो आपने लॉ याद किया। सही बेटा, इधर देखो 50% रोल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन का है, क्योंकि सिनेरियो है। ग्रेटर रोल इन सेक्शन ए, 35% नॉलेज और 15% इवैल्यूएशन है इन पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में भी तो बेटा ये सेक्शन बी लर्निंग है ना, जिसमें पूरा सवाल आ रहा है। तो बेटा नॉलेज और इवैल्यूएशन असल में सेक्शन बी में यूज होगी, और सेक्शन ए के अंदर एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा काम होगा, जहां आप सिनेरियो को डील कर रहे होगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, यानी मैं बताऊं मजा आता है ये सब्जेक्ट पढ़ाने में, और आप लोग इंजॉय करोगे। और खास तौर पे वो बच्चे जो लॉ को लॉ की तरह पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट का हक अदा करना है भाई। तो जाहिर है, अब देखो जब हम कॉलेज या कोचिंग में पढ़ा रहे हो तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, यार अभी सर क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, दूसरी इधर ये नहीं है, इधर भाई अपने हाथ में यार, बात करेंगे, डिबेट करेंगे, खुल के डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा, क्योंकि टाइम की कोई हद नहीं है। थोड़ा 15 मिनट ज्यादा भी पढ़ लिया तो कोई टेंशन नहीं है यार, डिस्कस करेंगे, लॉ को लॉ की तरह समझेंगे। सही है भाई। अच्छा, अब सर अगर आपसे बात करनी है, चाहे एडमिशन के लिए चाहे क्वेरी के लिए, भाई आप एडमिशन लो या ना लो वो एक अलग डिबेट है यार। आप मेरे बारे में रिसर्च कर लो, मैं बहुत बच्चे पढ़ाता हूँ, ये मैं सिर्फ ए लेवल नहीं पढ़ाता, मैं अदर चीज़ें भी बहुत पढ़ाता हूँ। आपको वैसी कोई काउंसलिंग गाइडेंस कुछ भी चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मुझे मैसेज करो, डायरेक्ट नंबर है। क्लासेस में होता हूँ तो थोड़ा बहुत रिप्लाई डिले हो जाएगा, वरना मैं हर बच्चे को डायरेक्ट डेली हर बच्चे की क्वेरी का जवाब देता हूँ। तो मुझे कांटेक्ट करो फॉर गाइडेंस, फॉर काउंसलिंग, कोई आपका सवाल है, कोई आपको हेल्प चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट करो। तो देखो आज बेटा हमने एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करी अबाउट दिस सब्जेक्ट। यार ये सब्जेक्ट है क्या यार,
क्योंकि अभी ओरिएंटेशन क्लास में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करें, क्या फायदा होगा, कितना वक्त लगेगा, क्या पेपर है। वेरी मच रेलिवेंट टू रियल वर्ल्ड, मजेदार सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट नहीं है जब ऐसी बोरिंग है, हर क्लास में मजा आएगा, असली जिंदगी से जुड़ेगा। फिर जिन्हें लॉ का करियर लेना है, जिन्हें चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, बिजनेस के करियर में जाना है, उनके लिए बहुत रेलिवेंट है। 4 पेपर है ए लेवल में, एक रूटीन स्ट्रक्चर है, हर सब्जेक्ट में यही होता है। पेपर 1, पेपर 2 एस लेवल और पेपर 3, पेपर 4 A2 लेवल। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट अ गुड ग्रेड। सर इंग्लैंड का लॉ है, हमें पता है, लेकिन बेटा ये ऐसा बेसिक लॉ है जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सिमिलर है। सही, अपने बारे में डिस्कशन करिए, टीचिंग अप्रोच पर बात करिए, कितना वक्त लगेगा कोर्स पूरा करने में, इस पर बात करिए बेटा। सही, स्टडी रिसोर्सेज, पेपर स्ट्रक्चर, कोर्स आउटलाइन। जाहिर है अभी देखिए मैं टॉपिक्स की लंबी लंबी लिस्टों में नहीं गया, अभी आपको समझ नहीं आएगा, आपको स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर से जाए। अभी इंट्रोडक्शन है, भी फैसला करने के पेपर लेना ही नहीं लेना। फिर बाकायदा टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, पास पेपर कराऊंगा, डेप्थ में लेकर जाऊंगा। सही है भाई, पेपर 1 और पेपर 2 का बेटा स्ट्रक्चर देख लिया। और मेरा डायरेक्ट नंबर बेटा, इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें बेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक, करियर रिलेटेड कांटेक्ट करें भाई। सही है भाई, आई होप कि आज की बातें आप लोग को समझ आई हो, एंड आई होप कि चाहे आपको लॉ पढ़ना है या नहीं पढ़ना भाई, आगे एटलीस्ट एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ो। नहीं पढ़ना ना लॉ, कितने तो ऐसे होंगे ए लेवल कर चुके, उनको भी मैं इनवाइट करूंगा कि लो एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर पढ़ो बस। आप जब वो पढ़ोगे ना, आपको मजा आने लगेगा, आपका दिमाग चलने लग जाएगा कि यार ये क्या सब्जेक्ट है। सही है भाई, तो नेक्स्ट क्लास ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि अगर किसी से फटा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उसका क्या करना है, कैसे मसला हल करना, ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या है, कोर्ट का तरीका क्या है, सब चीजों पर बात हुई। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड आउटस्टैंडिंग डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके भाई, चलें, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।